तो ये अगर प्रिवेंशन में इस्तेमाल करेंगे तो ये मोर्टेलिटी ब्रूडिंग में नहीं होने देता है। 3 दिन, तीसरे, चौथे, 5वें दिन इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो हम उसे फिर इंजेक्ट करते हैं। अब इंजेक्ट करने का जो तरीका होता है वो हम थोड़ा सा हमें देखने की जरूरत रहती है कि हम कौन सा वो इंजेक्ट कर रहे हैं। सर मेरा एक सवाल था। हाँ हाँ बताइए। वो अगर हम लोग कभी बर्ड्स आने के कुछ एक दिन बाद ही अगर इंजेक्ट करवा ले तो बर्ड्स को? नहीं नहीं नहीं, ये जो है ना, ये तरीका खतरनाक है। इंजेक्ट जो है वो तो आखिरी हथियार है हमारे पास। जी सर। अगर उसे ही पहले आप अगर यूज कर लोगे ना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी हमारी। सर हम हम लोग कैसा करते हैं, जैसा हमारा बर्ड आया उसके दूसरे या तीसरे दिन आमाकेसिन और टाइलोसिन और जेंटामाइसिन ये तीनों हाँ। मिक्स करके 0.2 या 0.1 से इंजेक्ट करवा देते हैं। उससे हम सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही है आपकी बात? तो हमें एंटीबायोटिक का इंजेक्शन वो शुरू में नहीं करना चाहिए अगर प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत हमें हल्की चीज से शुरू करनी है। शुरुआत हमें एनरोसिन से ही करनी है। मैं एलकायू के लिए आपको नहीं कहूंगा, ठीक है? ये आपको स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, एलकायू तो हर्बल है सर इसको। अभी मैं बताता हूँ। ये एंटी माइक्रोबियल्स हैं। एक एंटीबायोटिक होती है, एक एंटी माइक्रोबियल होते हैं। एंटीबायोटिक जो होते हैं वो सिंथेटिक्स होते हैं, और एंटी माइक्रोबियल कोई भी चीज हो सकती है। हर्बल एक्सट्रैक्ट भी होते हैं, जिंजर है, गार्लिक है, एलिसिन है। अब तो ये काफी वो होने लगे हैं। और इसमें कुछ केमिकल वो भी हैं जो आपस में मतलब मिलके एक आ, वैसा वो बनाते हैं, क्या कहना चाहिए उसे, एक सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। फिर सर फॉर्म में इंजेक्ट करवाना सही रहेगा कि कितने दिन बाद इंजेक्ट करवाना सही रहेगा वो थोड़ा? अभी ना मतलब इंजेक्ट तो मैं बिल्कुल लास्ट के लिए रखता हूँ कि हमें लास्ट में यूज करना है। अगर इंजेक्ट को अगर हमारा मतलब करवाना भी है अगर हमें इंजेक्ट, तो जब मोर्टेलिटी हो रही हो, क्योंकि जब मोर्टेलिटी होगी ना उस टाइम आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि सर हम लोग ऐसा करते हैं, मैं भी पहले स्टार्टिंग में बर्थ आया जब इंजेक्ट करवा लिए उसके बाद में भी 18 या 20 डेज के बाद और करवाते हैं हम लोग सेम ट्रीटमेंट। उसमें ना देखो ऐसा है कि कल मैंने आप लोगों से साथ शेयर भी किया कि कल हमारी कॉन्फ्रेंस भी है इसकी एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ना वो एक बहुत बड़ा एक इशू बन चुका है इंटरनेशनली और नेशनली, और गवर्नमेंट हमारी इसे लेके बहुत सख्त है। देखिए एक बात आप लोग समझ लीजिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सख्त डिसीजन लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं है। इस बात को तो आप मानेंगे, है ना? तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा इशू इंटरनेशनली बन चुका है। मैं आपको 2-4 एग्जांपल देता हूँ। फ्रूटी आप सब लोग पीते हैं। फ्रूटी में पहले प्लास्टिक का पाइप आता था। अब अगर आपने गौर किया हो तो उसमें पेपर का पाइप आने लगा है। ठीक है, बहुत छोटा सा स्टेप है, लेकिन इसकी एक जो इसके पीछे पॉलिसी मेकिंग है वो बहुत बड़ी है। पन्नियां आप लोग लेके आते हैं जिसमें घर का सामान लाते हैं, वो पन्नियां बायोडिग्रेडेबल एचडीपी इस टाइप की अब आने लगी हैं। उसमें लिखा रहता है उन पन्नियों में कि ये बायोडिग्रेडेबल हैं। तो जो पॉलिसी मेकिंग है ना वो बहुत धीरे धीरे मतलब लेकिन कॉन्टिन्यूसली शिफ्ट हो रही है। पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन और इन सब चीजों से लेके दूसरी तरफ, ठीक है। और इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और एंटीबायोटिक लाइव स्टॉक और पोल्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है, बल्कि कॉन्फ्रेंस इसी के ऊपर है। तो ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ये पॉलिसी मेकिंग है। आज आप जरूर इंजेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कल को आपको ये मिल ही ना पाए, फिर कैसे करेंगे आप फार्मिंग?
प्रोबायोटिक हैं, एसिडिफायर्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं, इस तरफ अब मूव कर रहा है पूरा का पूरा सिस्टम। आपको मार्केट के अंदर मिलेगा ही नहीं वो, आपको ब्लैक ब्लैक में खरीदना पड़ेगा हो सकता है, और ब्लैक में भी ना मिले आपको। और सबसे बड़ा फैक्टर जो है ये, हर एक फार्म के अंदर उसके अपने बैक्टीरिया रहते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर वो बीमार हो रहा है तो बैक्टीरिया या वायरस बाहर से ही आया हो, फार्म के अंदर भी रहता है। जब आप बार बार अमीकासिन, जेंटामाइसिन जो लास्ट में आपको इस्तेमाल करनी चाहिए वो शुरू में ही करेंगे, तो जब आपके यहाँ मोर्टेलिटी आएगी ना, तो वो दवाइयां कोई काम आपका वहां नहीं कर पाएंगी। जी। अभी तो आपको लग रहा होगा कि कोई अगर कोई प्रॉब्लम आई नहीं तो आप कैसे कहेंगे कि अमीकासिन की और जेंटामाइसिन की वजह, क्या पता आनी ना हो, आनी ना हो। तो एंटीबायोटिक कभी भी ऐसे यूज नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप खुद को भी अंदाजा लगा सकते हैं, जो एंटीबायोटिक आप पहले बीमार पड़ने पे लेते थे आज आपके ऊपर काम नहीं करती होंगी वो। जी सर, बॉडी इम्यून हो जाती है उसके लिए। पहले आपको क्या कहते हैं, ये लगता होगा कि एक ही खुराक में आप ठीक हो गए, टॉन्सिल हुए, नजला हुआ, बुखार हुआ, लेकिन अब वो काम नहीं कर रही होंगी आपके ऊपर। एंड्रोफ्लोक्सिसिन का भी ऐसा है, जब पहली बार आई थी तो ऐसी वंडर ड्रग थी, चमत्कारी रूप से इन्फेक्शन को ठीक कर देती थी। अब आप उसे कितनी भी डोज में इस्तेमाल कर लीजिए, वो उसका कोई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता है ना। तो इन बातों को अगर हम मैनेजमेंट सही रखेंगे, पानी की सफाई रखेंगे, प्रोबायोटिक एंड ये एसिडिफायर, वाटर सैनिटाइजर, इनका ख्याल रखेंगे, पानी को ठीक रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, बायोसिक्योरिटी रखेंगे, पानी की पाइपलाइन को साफ करेंगे प्रॉपरली। आप में से बहुत लोगों को शायद पता भी ना हो कि ये किस तरीके से साफ की जाती हैं। तो उन्हें अगर आप इन्फेक्शन को आने से रोकेंगे, तभी आपका जो पोल्ट्री बिजनेस है वो आगे मतलब बढ़ पाएगा। चाहे वो देसी की फार्मिंग हो, देसी मुर्गियां भी उतनी ही मरती हैं जितनी ब्रॉयलर में प्रॉब्लम आती है। आपने देखा भी होगा, ये सिर्फ एक मिथ है कि देसी मुर्गियों में बीमारियां नहीं आती हैं। देसी मुर्गियों में खूब सारी बीमारियां आती हैं, जो ब्रॉयलर में आती हैं वो सब देसी मुर्गियों में आती हैं, और देसी मुर्गियां उससे खूब मरती हैं। तो एंटीबायोटिक को वेस्ट नहीं करना है। जब हम देख लेंगे कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई है, तब उसका निवारण हमें करना है। तो ये एल्कायू जो है ये एंटी माइक्रोबियल है, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो एंटी माइक्रोबियल्स हैं, मतलब माइक्रोब के अगेंस्ट काम करते हैं। एंटी बैक्टीरियल क्या होता है, केमिकल होता है। एंटी माइक्रोबियल हर्बल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आई बात आपके समझ में? तो हाँ, शुरुआत एंड्रोसिन से ही करनी है, ठीक है। ये आप अपने यहाँ फार्म में रखें। अगर एंड्रोसिन से ठीक नहीं होता है, तब मैं जो ट्रीटमेंट लिखता हूँ उसमें इसका इस्तेमाल मैं करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक जो है वो है रेस्पोज करके एक प्रोडक्ट है, जो मैंने बताया था ना कि बलगम की लेयर बन जाती है। ये उस बलगम की लेयर को काटता है, ये वाला प्रोडक्ट। ये क्या करता है, जो बलगम की लेयर ऊपर बन जाती है। हाँ, बताइए। प्लेन और बीएच में फर्क क्या है? हाँ, जो हम लोग प्लेन चलाते हैं और जो प्लेन एंड्रोसिन आती है वो खाली एंटीबायोटिक होती है। ब्रोमोहेक्सिन या बीएच जो होती है वो क्या होती है, बेसिकली बलगम को काटने वाला एक प्रोडक्ट है। समझिए आप, मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि वहां तक दवाई नहीं पहुंच पाती है, खून की मात्रा इतनी नहीं होती है, और जितनी सितनी होती भी है उसमें वो बलगम फंस जाता है। याद है ना आपको ये बात? तो जब वो बलगम फंस जाता है तो बलगम को काटा जाता है पहले, और फिर एंटीबायोटिक को वहां पे पहुंचाया जाता है। तो बीएच का मकसद होता है बलगम को काटना। रेस्पोंड के एंड्रोसिन रेस्पोज पहली बार में इस्तेमाल करें अगर खरखराहट की प्रॉब्लम आती है, वेंटिलेशन को ठीक करें, अमोनिया को डाउन करें, धूल को डाउन करें। पहला स्टेज ये हो गया। दूसरे स्टेज में अगर ठीक नहीं होती है तो एल्कायू को इस्तेमाल करें, और साथ साथ वायरोकॉन लगाएं जो कि प्राइमरी इम्यूनिटी को कंट्रोल करेगा। अगर मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है तो वायरोकॉन का इस्तेमाल आप जरूर करें। वो जो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये सब जो लिटरेचर वगैरह है ये मैं शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप के ऊपर, वो आप देख लीजिएगा, रख लीजिएगा। और हमेशा ही ऐसी मतलब कंडीशन नहीं आती कि बहुत सारी दवाइयां इस्तेमाल करनी पड़े।
अगर ठीक से सही समय पर सही तरीके से एंड्रोसिन को भी अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो वो भी काम कर जाती है। कोई भी दवाई काम करती क्यों है और क्यों नहीं करती है, इसका भी एक रीजन होता है। हमारी बॉडी के अंदर बर्ड की, वो आने वाले पैथोजन से, बैक्टीरिया वायरस से लड़ती है। अगर इम्यूनिटी हावी हो जाती है तो बर्ड बीमार नहीं पड़ती है। अगर वो बैक्टीरिया हावी हो जाएगा तो बर्ड बीमार पड़ जाएगी। लेकिन इम्यूनिटी कभी भी जीरो नहीं होती है, कम हो जाएगी लेकिन जीरो नहीं होगी। बात समझ में आई? अब आपको एक याद रखने वाली बात बताता हूं। इंसानों में एक बीमारी होती है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मतलब यह है कि उसमें इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाती है, बिल्कुल डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी पावर डाउन होने का मतलब है जो सेकेंडरी इम्यून सिस्टम है जिसकी मैं बात कर रहा था, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी वाली जो लाइन होती है, लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो डाउन हो जाती हैं। और लिम्फोसाइट जब डाउन होती हैं तो वो इन्फेक्शन का मुकाबला बॉडी नहीं कर पाती है। तो अगर हम एंटीबायोटिक से कंट्रोल कर सकते होते तो एड्स के पेशेंट मरते ही ना उनमें कोई दिक्कत आती। समझे? तो इसका मतलब यह है कि एंटीबायोटिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम। एड्स इम्यून सिस्टम को डाउन कर देता है, इस वजह से एंटीबायोटिक भी नहीं बचा पाती हैं। एड्स में जो मरता है व्यक्ति वो आम इन्फेक्शन से ही मरता है। मतलब जैसे कैंडिडिया, हाँ, अगर उसे सर्दी भी हो गई तो वो मर जाएगा। एंटीबायोटिक भी उसे देते रहेंगे तो काम नहीं करेगी वो, इसी वजह से क्योंकि उसकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है। तो हमें क्या बात समझ में आई यहाँ पर? ऐसा ही पोल्ट्री के अंदर भी होता है। पोल्ट्री के अंदर कब होता है? गंबोरों में। अब ये बात हमने कहां से कहां मिलाई? शुरुआत में आपने सवाल किया था कि सर गंबोरों की वैक्सीन क्यों नहीं करनी है, ठीक है? और इन्होंने अपना बताया था कि मेरे उसमें कोराइजा हो गया। तो अब मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है अभी तक काफी समझ में आ गया होगा। ट्रीटमेंट की बात मैंने की थी, वो मैं ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा किस तरीके से है। आपको दवाइयां मंगानी पड़ेंगी, अपने यहाँ रखनी पड़ेंगी, और कोशिश ये करनी है कि वो दवाइयों की इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना आए। जो तरीका बताया था उस तरीके पर अगर आप चलेंगे तो एड्स में व्यक्ति मरता है उतने इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो उस इम्यून सिस्टम के कमजोर होने की वजह से एंटीबायोटिक भी कोई काम नहीं कर पाती, चाहे कितनी भी अच्छी एंटीबायोटिक हो, कितने भी अच्छे डॉक्टर हो, अपोलो के, मेदांता के, एम्स के, वो भी नहीं बचा पाते। हम तो कुछ है ही नहीं उनके सामने, हम तो धूल धूल का जर्रा भी नहीं है। वो तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, तो वो भी उन्हें नहीं बचा पाते। अब एड्स का रूप मुर्गियों में कौन धारण करता है? 3 चीजें, बल्कि अब तो 4 हो गई हैं। पहला, गंबोरो। गंबोरो मुर्गियों का एड्स है, लिख लो, इस पॉइंट को लिख लो। मुर्गियों का एड्स जो है वो गंबोरो है, ये इम्यूनिटी को डाउन कर देता है। इम्यूनिटी कहाँ होती है? बरसा। बरसा के बारे में शायद महसूस जी ने आपको किसी क्लास में बताया हो कि बरसा भी एक ऑर्गन होता है, उसे देखा जाता है। ब्रॉयलर फार्मिंग वाले ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में। तो बरसा के अंदर इम्यून पावर होती है। जब गंबोरो का वायरस जाता है बर्ड के अंदर, चूजे के अंदर, तो वो गंबोरो का वायरस सीधा जाके बरसा के अंदर घुस जाता है। सिर्फ 4 घंटे के अंदर इन्फेक्ट कर देता है, सिर्फ 4 घंटे के अंदर। और इतना खतरनाक होता है वायरस, खतरनाक इन द सेंस कि वो मरता नहीं है। 4 महीने 6 महीने लीटर में पड़ा रहता है। और जैसे ही चूजा फार्म में आता है, ठीक से सफाई नहीं हुई है, उसकी मुंह से उसकी आंतों में चला जाता है। आंतों के अंदर जैसे ही जाता है वहां पर कुछ सेल्स होती हैं, वो उस वायरस को पकड़ लेती हैं, अपना ग्रास्प कर लेती हैं, अपना ले जाकर उसे बरसा के अंदर छोड़ देती हैं। अब जब बरसा के अंदर जाता है तो बरसा के अंदर इम्यून सेल्स की प्रोग्रामिंग हो रही होती है। प्रोग्रामिंग का मतलब यह है कि वही सेल्स आगे चल के अलग अलग इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार की जा रही हैं। अभी वो अपने बचपने में है वो सेल्स। 1 दिन का चूजा है, 2 दिन का है, 5 दिन का है, 7 दिन का है, अभी वो सेल्स अपने बचपने में है। और आगे चल के वही सेल्स रानीखेत से लड़ेंगी, वही सेल्स मेरक से लड़ेंगी, वही सेल्स
इकोलाई से लड़ेंगी, है ना, लेकिन उन सेल्स की प्रोग्रामिंग को खत्म कर देता है, वहीं पे डाउन कर देता है, खराब कर देता है प्रोग्रामिंग को। सेल्स रहेंगी वहां पे, आपको जब आप उसकी ब्लड प्रोफाइल चेक कराएंगे तो आपको दिखेगा, आपको नजर आएगी ये बात कि वहां पर सेल्स हैं, लेकिन वो सेल्स किसी काम की नहीं होंगी, वो खराब हो चुके होंगे। गंबोरो का वायरस उनकी प्रोग्रामिंग को खराब कर चुका होगा। जैसे होता है ना कि कोई बच्चे हैं, वो हॉस्टल में उन्हें छोड़ दिया, अब उन्हें कोई खराब टीचर मिल गया, खराब संगत हो गई, तो हो सकता है कल को जाके डॉक्टर इंजीनियर बनते, लेकिन आज उन्हें वो किसी गलत सलत संगत में पड़ गए और चोर बदमाश बन गए। तो यही होता है, गंबोरो का वायरस इम्यूनिटी इसी तरीके से खराब करता है उन सेल्स को, जो लिम्फोसाइट सेकेंडरी इम्यून सिस्टम हमारा बनने वाला था, जो बैक्टीरिया से लड़ता, जो वायरस से लड़ता, उसे डाउन कर देता है। अब दिक्कत क्या आती है, गंबोरो खुद कोई बीमारी नहीं है, गंबोरो से मोर्टेलिटी बहुत ही रेयर केसेस में होती है। जब बिल्कुल एकदम आएगा वायरस, आपके यहाँ फैल गया, और ये गंबोरो की जो प्रॉब्लम होती है वो और बीमारियों की शक्ल में नजर आती है। लिखते रहें ये पॉइंट्स आप, गंबोरो की जो बीमारियां हैं वो और बीमारियों की शक्ल में नजर आती है, क्योंकि गंबोरो ने उस वैक्सीन को काम नहीं करने दिया। क्योंकि जब इम्यून सिस्टम नहीं है तो वैक्सीन भी काम नहीं करेगी। वैक्सीन जो है वो इम्यूनिटी को तो बढ़ाती है। तो ये है, अब वैक्सीन क्यों नहीं लगानी चाहिए गंबोरो की, तो अब मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गई, गंबोरो इसका एड्स है, इम्यून सिस्टम को डाउन कर देगा, फिर एंटीबायोटिक भी किसी काम की नहीं है, चाहे हम कुछ भी करते रहें फिर। तो और एक बात और है कि आप सब हैं देसी के पालने वाले, ज्यादातर लोग, कुछ ही लोग हैं जो ब्रॉयलर के हैं। ब्रॉयलर तो 40-42 दिन में निकल जाता है, मतलब तैयार हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, जैसा तैसा भी है, वो 40 दिन में उसकी कहानी खत्म है। लेकिन जो क्रॉयलर पालेगा वो तो कम से कम 3 महीने करेगा ना काम, वो उससे चूजे भी निकालेगा, तो उसे थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है गंबोरो के मामले में। गंबोरो जितना शुरू में आएगा उतना ज्यादा खतरनाक होगा। पहले दिन का चूजा जो इन्फेक्ट होता है और जो दूसरे दिन इन्फेक्ट होगा, दूसरे दिन इन्फेक्ट हुआ, कम इंटेंस गंबोरो होगी पहले दिन वाले के मुकाबले। जो तीसरे दिन इन्फेक्ट होगा वो दूसरे दिन वाले से अच्छा होगा, जो चौथे दिन इन्फेक्ट होगा वो तीसरे दिन वाले से अच्छा होगा। तो कोशिश ये की जाती है एक्सपोजर बहुत लेट हो। और आता कहाँ से है, मतलब गंदे बर्तन है पिछली बार के, धोए ही नहीं है वो, और उन्हें ले जाके रख दिया ड्रिंकर्स को, उनमें चिपका हुआ रहता है, क्योंकि 4-6 महीने इस वायरस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, खराब ही नहीं होता है, वहीं से वो चूजे के अंदर चला गया। तो अब क्या होता है कि हमें बहुत सावधानी से ब्रूडिंग करनी होती है, न्यूज़पेपर लगा के ब्रूडिंग करें, लिटर के कांटेक्ट में डायरेक्ट चूजों को ना आने दें, न्यूज़पेपर लगाएं और वो सब रखें, बायोसिक्योरिटी वगैरह, वाटर सैनिटाइजर है, जो चीजें भी आपको महसूस जी ने सैनिटाइजिंग के लिए बताई हैं, उन सब का इस्तेमाल आप करें। चाहे 50 मुर्गी पालें, चाहे 50,000 पालें, दोनों में नुकसान एक जैसा ही होगा। अब गंबोरो का जो वैक्सीन होती है वो लाइव वायरस वैक्सीन होती है, कि जो मुर्गी होती है, मुर्गी के अंदर से अंडे के अंदर एंटीबॉडी आती है, वो एंटीबॉडी चूजे के अंदर आ जाती है, वो एंटीबॉडी 10 दिन तक काम करती है चूजे के अंदर, मतलब 10 दिन तक गंबोरो को आने नहीं देती है। जो मैटरनल एंटीबॉडीज वहां से आ रही है, तो ब्रॉयलर में क्या है, ब्रॉयलर में यही तो है ना कि हमें तो 40 दिन में उसे बेच देना है, तो किसी ना किसी तरीके से हम उसे कंट्रोल कर लेंगे बीमारी को, अगर गंबोरो की आ भी जाती है, और 40 दिन में उसे निकाल देंगे। आगे क्वेश्चन है, ड्यू टू बिजी आई वुड लाइक टू टाइप हेयर, समर और विंटर फीडिंग डिफरेंस एंड प्रॉपर टाइमिंग। देखिए, अगर आपने ये सवाल देसी मुर्गी और देसी फार्मिंग के हिसाब से पूछा है, तो जो फीडिंग जो डिफरेंस है वो कोई डिफरेंस ऐसा नहीं आता है। जो हमारी अवेलेबिलिटी होती है, इनका क्वेश्चन को मैं टैग करके रिप्लाई कर देता हूँ। समर और फीडिंग में क्या डिफरेंस होता है, देखिए, मुर्गी जब पाली जाती है तो मुर्गी के लिए हर समय दाना अवेलेबल होना चाहिए, ये एक थंब रूल है। चाहे देसी मुर्गी पाल रहे हो या फिर आप ब्रॉयलर पाल रहे हो, लेयर पाल रहे हो,
या जो भी कुछ है। ब्रीडर वगैरह में थोड़ा ख्याल रखा जाता है कि वो मोटे ना हो जाएं, उससे अंडे देने की क्षमता उनकी डाउन हो जाती है। तो हमें मुर्गी पालन में इस बात का ध्यान रखना होता है कि फीड हमेशा अवेलेबल हो। सही है। तो टाइमिंग का कोई मतलब नहीं है, जब तक लाइट जल रही है जब तक वो खा सकती है खाए, क्योंकि मुर्गी का जो पाचन तंत्र होता है उसके अंदर बहुत तेजी से डाइजेशन होता है। ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस टाइम हमें दाना देना है इस टाइम नहीं देना है। पूरे दिन दाना अवेलेबल होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, और साथ साथ पानी अवेलेबल होना चाहिए। पानी की रेस्ट्रिक्शन होगी, अगर पानी अगर कम होगा तो मुर्गी दाना खाना कम कर देगी। ये बात आप समझ लें। पानी का टेस्ट खराब होगा तो मुर्गी कम दाना खाएगी। पानी के अंदर से महक आ रही होगी तो मुर्गी कम दाना खाएगी। पानी गर्म होगा, अगर जैसे गर्मियों में गर्म हो जाता है, तो तब कम दाना खाएगी। एफसीआर पे फर्क पड़ेगा, इम्यूनिटी पे फर्क पड़ेगा, प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा। ठीक है। पानी बहुत जरूरी है। 1 ग्राम दाना खाएगी 2 ml पानी पिएगी, लिख लो। अगर पानी कम पी रही है तो चेक करना है कि या तो मुर्गी में कमी है या पानी में कमी है। नॉर्मल अगर टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 25 से 30 डिग्री अगर टेम्परेचर है, या 20 से 30 डिग्री के बीच में नॉर्मल टेम्परेचर है जिसमें कंफर्टेबल रहता है, तो 1 ग्राम दाने पे 2 ml पानी पीती है मुर्गी। ठीक है। तो अगर कम ज्यादा हो रहा है और अगर हीट बढ़ जाएगी तो 1 ग्राम दाने पे 5 ml भी पीती है। और अगर मान लो पानी अगर कम पी रही है या कोई दाना कम वो खा रही है, तो या तो मुर्गी में कोई दिक्कत है, उसे आप आइडेंटिफाई करो, या फिर हमारी पानी में कोई दिक्कत है, उसका टेस्ट खराब है, उसके अंदर कोई सैनिटाइजर वगैरह ज्यादा डाल दिया है, कड़वा कर दिया है, क्या है। मैं ये पूछ रहा था कि वैक्सीन बस खाली अपना को वो रानीखेत वाली करना है, लसोटा वाली? हाँ, बस वही कीजिए, आप लसोटा कीजिए B1। हाँ, और वो बल्कि 90 लसोटा की जगह आप पहले दिन पे NDIB भी कर सकते हैं। अच्छा, ND और IB की आती है मिला के वैक्सीन, सर्दियों में तो वही कीजिए। बस ये 90 दिन तक तो ये चलेगी सर, ये काम करेगी? 90 वाले दिन में ना ऐसा करना है, देखिए लिख लीजिए, इस हाँ। बात को नोट कर लीजिए। पहले दिन आपने उसकी आंख या नाक में एक बूंद टपका दी। उसके बाद जो शेड्यूल है, मैं एक शेड्यूल शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, वो शेड्यूल आप चलाना, कम से कम 14 दिन चलाना दवाइयों का। वैसे तो महसूस जी ने आपके साथ शेयर कर ही दिया होगा, लेकिन एक मैं भी कर दूंगा जो मेरी अपनी मेडिसिन का है। तो वो आप मतलब पहले दिन आप NDIB करो, उसके बाद 21वें दिन करो। जब मुर्गी मतलब अगर आपको देसी मुर्गी रखनी है, वो 700 ग्राम की हो जाती है, 600 से 700 ग्राम की हो जाती है, तब एक इंजेक्शन लगता है R2B का, R2B। ठीक है सर। ठीक है। वो लगानी होती है, वो 70वें 72वें दिन पे लगती है। और उसके बाद भी अगर मुर्गी आपको रखनी है तो हर 28वें दिन पे लासोटा करते रहो, बस ये है तरीका। पहले दिन पे, 21वें दिन पे, फिर वो 70 72वें दिन पे मुझसे पूछ लेना आप, मैं उसका एग्जैक्ट वो बता दूंगा। पहले दिन पे करनी है NDIB, फिर 21वें दिन पे लासोटा करनी है, फिर ये 70 72वें दिन पे R2B करनी है अगर इसे लंबा खींचना है आपको, वरना हर 28वें दिन लासोटा करते रहो उसके बाद। सर ये R2B तो पंख में लगेगा ना इंजेक्शन के? हाँ बिल्कुल, इंजेक्ट होगी, पंख में लगेगी R2B। जिस तरीके से लेयर में लगती है वैसे ही आपको लगानी है। और समझ लो कि सर मैंने अगर 2 महीने का बच्चा कहीं से डायरेक्ट परचेस करा और उसने वैक्सीन लगाया या नहीं लगाया है, तो मैं डायरेक्ट पहले कौन सा वैक्सीन करूँ सर? तो उसमें अगर 2 महीने का बच्चा खरीदा है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो R2B वही है कि पहले R2B वो पहले लासोटा वगैरह आप उसे लगाओ, क्योंकि ना 2 महीने के बच्चे में असल में बरसा बन चुका होता है पहले ही, जो जहाँ पे इम्यूनिटी बननी है वो बन चुकी है। अगर हम वैक्सीन वगैरह लगाएंगे भी ना तो कोई बहुत ज्यादा उसके असर हमें देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप उसमें लासोटा से शुरुआत कर सकते हो या NDIB से। ओके सर। लगवाना है हमको लसोटा सर, वो पानी में देना है ना सर? ये पानी में देना। पहली वाली जो वैक्सीन है वो तो उसकी नाक और आंख में दे देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा जी सर। और अगर आपको ये दूसरी वाली पानी में लगा सकते हो।
मैसेज देना सर। ठीक है। महसूस जी अगर हैं तो एक, जी जी मैंने नहीं मैंने देख लिया आपको। डरा देते हैं। मुझे यही लगा, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि और लोगों में कंफ्यूजन हो जाए और नहीं तरीका भी थोड़ा। हाँ तो आज की क्लास मेरे ख्याल से ठीक ही रही जी। आप लोगों ने कुछ सीखने को सीखा होगा इसमें, बताइएगा कैसा रहा, फीडबैक दीजिएगा।